अब देखो एक चैप्टर की 30 मिनट की क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें क्या क्या पता चलेगा। फर्स्ट, सबसे पहले तुम्हारे ब्रेन को ये पता चलेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। सेकंड, तुम्हारे वीक एरियाज, तुम्हारी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी। और सबसे बड़ा तुम्हारा बेनिफिट होगा कि जो तुम्हारा एग्जाम का फियर है ना वो कम होगा। अब देखो तुम्हारे पास 30 मिनट ही होंगे उस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए, तो डायरेक्ट तुम ऐसा नहीं करोगे कि तुम जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सभी को करने लग जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो तुम्हें सिंपली करना यह है कि जो क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे हैं ना, तुम्हें समझ आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, उसको मत सोल्व करो। जो तुम्हें लग रहे हैं कि मुझसे नहीं होंगे उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने का ट्राई करो बस। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो तुम्हें ऑलरेडी देखते ही पता चल जाते हैं कि हो जाएंगे, और उनके सेम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। और क्वेश्चंस कहाँ से करने मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था, PYQs कर लेना और सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लेना बस। और फिर भी थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है तो उसके अंदर तुम NCERT के एग्जाम्पल्स करना बस। एक्सरसाइज करने के लिए अभी टाइम नहीं है, वो तुम प्री बोर्ड्स के बाद कर लेना। अब तुम्हारा इस मेथड के अंदर आता है 15, जो कि होगा तुम्हारा 15 मिनट। तो इसके अंदर बस तुम्हें रिवीजन करना है। अब जैसे ही तुमने थ्योरी को समझ लिया है, उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है, अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारे कौन से एरियाज वीक हैं, उन्हीं का तुम्हें रिवीजन करना है। मतलब उन्हीं सेम कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से तुम्हें पढ़ लेना है इन 15 मिनट के अंदर। तो कुछ इस तरह से एक चैप्टर तुम्हारा 90 मिनट के अंदर कंप्लीट हो रहा होगा अच्छे तरीके से। अब इस मेथड का तुम्हारा बेनिफिट यह है कि 45 मिनट्स के अंदर तुम्हारा ब्रेन उस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, 30 मिनट्स के अंदर वो कॉन्सेप्ट्स को यूज करेगा, मतलब उसको करना सीख जाएगा, और 15 मिनट्स के अंदर तुम्हारी वो मेमोरी को लॉक कर देगा। और बस फिर हो गया तुम्हारा काम। लास्ट मोमेंट पे सिलेबस को कंप्लीट करने का सबसे तगड़ा मेथड है ये। अब तुम इतना कुछ तो कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता कि एग्जाम में आंसर्स को लिखना कैसे होता है तो तुम्हारे मार्क्स कहीं ना कहीं कट ही होंगे। तो उसके लिए क्या करना है चलो बताता हूँ। तो यही है तुम्हारी इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम हॉल और आंसर राइटिंग हैक्स। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हाफ ईयरली दिया होगा। हाफ ईयरली में जैसे वो बैठे होंगे तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली होंगी कि जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है और कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होना है। मतलब कि जो भी पढ़ा था ना वो तुम्हारे माइंड से स्किप होने लगता है, और इसी चक्कर में तुम अपने माइंड पर और ज्यादा प्रेशर देते हो तो और ज्यादा चीजों को भूलते जाते हो। तो इसीलिए तुम पहले से ही ये प्रैक्टिस करके जाओगे एक आंसर को लिखने के लिए। इससे तुम्हारा आंसर लिखने का एक ही स्ट्रक्चर होगा और उसी स्ट्रक्चर से तुम्हें सारी चीजें याद आती जाएंगी। तो ये 5 पॉइंट्स तुम्हारी आंसर राइटिंग के अंदर होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा हेडिंग्स। अब हेडिंग्स तुम्हारा आंसर राइटिंग में उस चीज का काम करते हैं। जैसे तुम मूवी देखते हो ना, तो सबसे पहले उसका ट्रेलर आता है ना, तो उसके हिसाब से पता चल जाता है कि हाँ मूवी कैसी है। वैसे ही तुम्हारा हेडिंग्स होता है। हेडिंग्स के हेल्प से तुम्हारा टीचर समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने आंसर के अंदर क्या लिखा है। और अगर तुम्हारी हेडिंग्स अच्छी है ना, तो कभी कभी टीचर्स हेडिंग्स को ही पढ़ के पूरे मार्क्स दे देते हैं। अब इसका इफेक्ट पता है क्या पड़ता है एग्जामिनर के माइंड पर? फर्स्ट, तुम्हारा उसको लगता है कि हाँ आंसर सही लिखा है बच्चे ने। सेकंड, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होती है उससे। और थर्ड, एग्जामिनर के लिए कॉपी को चेक करना ईजी हो जाता है। और फोर्थ है तुम्हारे मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं उससे। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें हेडिंग्स लिखना है, ठीक है। ऐसे ही अब तुम्हारा आता है सेकंड पॉइंट, जो कि है अंडरलाइन। तो जब भी एग्जामिनर पेपर चेक करता है ना, तो उनके पास 100 पेपर्स होते हैं, तो इसीलिए वो तुम्हारे आंसर को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, वो बस कीवर्ड्स को ढूंढते हैं। और वो कीवर्ड्स तुम कैसे बताओगे उनको? अंडरलाइन करके। अब और क्या क्या चीजें अंडरलाइन करनी चाहिए तुम्हें, चलो बताता हूँ। तो फर्स्ट तो तुम्हारा कीवर्ड्स था ही, सेकंड तुम्हारा डेट्स, थर्ड तुम्हारा साइंटिस्ट या ऑथर्स के नाम, या कहीं पे तुम्हारा फॉर्मूला है उसको अंडरलाइन कर सकते हो, या डायग्राम्स के लेवल्स पर। बस इन चीजों पर ही करना है, ज्यादा पूरी कॉपी को ही अंडरलाइन मत कर देना, ठीक है। इतना ही काफी। अब तुम्हारा थर्ड पॉइंट है क्लियर डायग्राम। तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत भी हो जाता है ना, और तुमने डायग्राम को एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाया है, तो हाई चांसेस है कि तुम्हारे उस आंसर पर पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो डायग्राम्स के लिए तुम्हें पेंसिल को यूज करना है, साथ में तुम्हें लेवल्स को क्लीन रखना है, और तुम्हारा डायग्राम बिग एंड नीट होना चाहिए, और साथ में ओवर शेडिंग नहीं होना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पॉइंट में तुम्हारा इतना ही था। अब तुम्हारा नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, स्टेप वाइज सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा ज्यादातर फिजिक्स के अंदर या फिर मैथ्स के अंदर यूज होता है। अगर तुम किसी भी आंसर का सॉल्यूशन स्टेप वाइज लिख रहे हो ना, और तुम्हारा आंसर गलत आ जाता है, तो फिर भी तुम्हें उसके लिए मार्क्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा SST वगैरह के लिए तुम्हें पैराग्राफ्स में अपने आंसर को लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पैराग्राफ में तुमने पूरे आंसर को खत्म कर दिया, ठीक है। तो स्टेप वाइज सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा लास्ट है नीट हैंड राइटिंग। अब देखो हैंड राइटिंग का भी फर्क पड़ता है, इतनी भी नहीं कि तुम एकदम कुछ पढ़ के नहीं गए और तुम्हारी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अपनी हैंड राइटिंग डिसेंट रखो, जिससे कि तुम्हारा टीचर बस समझ सके। अब उसके लिए तुम्हें बस करना कुछ नहीं है, ये कर सकते हो तुम। सबसे पहले तुम वर्ड्स को गैप देकर लिखो, उसके बाद तुम लाइन टू लाइन स्पेस रखो। थर्ड, तुम्हारा मार्जिन मेंटेन होना चाहिए। फोर्थ, स्पीड से लिखो बट रीडेबल होना चाहिए वो, बस। और कुछ नहीं करना है इतना फालतू का कि तुम एकदम हाथ रोक रोक के आराम आराम से लिख रहे हो आंसर
राइटिंग के चक्कर में। ठीक है, तो आंसर राइटिंग के ये तुम्हारे 5 हैक्स थे। अपने प्री बोर्ड्स में इन्हीं को यूज करना। प्री बोर्ड्स को फोड़ो, उसके बाद बोर्ड्स के लिए क्या करना है वो भी अच्छे से बताऊंगा। तो अभी के लिए तो तुम्हारे प्री बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट। और वीडियो तुम्हें कैसा लगा कोई प्यारा सा कमेंट कर देना बस। बाकी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हारी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, तुम इनको भी देख सकते हो। अदरवाइज चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।